आज के शो में। नून लीग पीपल्स पार्टी केसेस, क्या नैब कार्रवाई में तफरीक? शर्जील मेमन के एतराजात, क्या मुकदमात बदनीयती पर मबनी? नैब की मुबैना जानिबदाराना कार्रवाई पर उठाए गए सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बड़ा अहम प्रोग्राम है क्योंकि एक इल्ज़ामात की बौछार इस वक्त है और हर तरफ से है। आप जिस पर भी उंगली, जिसकी भी दुम पर पाँव रखा जाता है, शायद वो आवाज़ तो निकालता है, वो चीखता है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुबैना तौर पर जो बदनवान अनासिर हैं, मुबैना तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एलिजिड है, साबित अभी होना है, लेकिन उनकी तरफ से एतराज़ात बहुत सारे आ रहे हैं। नैब के किरदार पर आप सुन रहे हैं इस वक्त हर तरफ से। सिंध असेंबली में आपने सुना है इस वक्त, वफाक की तरफ से अगर आप कहें तो उधर से भी शोर उठता है, तनकीद होती है। ये पूरी सूरत हाल जो इस वक्त, जब अकाउंटेबिलिटी इस वक्त जोरों पर है और आप देख रहे हैं जी कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का नारा नए चेयरमैन नैब ने लगाया है। इस वक्त बिलखुसूस हम ये इस वक्त जो आवाज उठते हुए देख रहे हैं, इस वक्त हम जो क्रिटिसिज्म उठते हुए देख रहे हैं, ये बड़ी संगीन नौयत की है। अब इसमें कौन सही क्रिटिसिज्म कर रहा है या किसकी क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है, कंस्ट्रक्टिव है, या कौन इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, उसके पास अपने इल्जामात को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहता है जी कि इल्जामात लगाओ, इस वक्त बेबुनियाद इल्जामात लगाओ, जिससे जो है वो अपने जुर्म तो आप साबित नहीं कर सकते कि गलत हैं, आप पे जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, या आपने जुर्म किया या नहीं किया, लेकिन इल्जामात लगाना शुरू कर दो। तो इल्जामात से क्या होगा कि आप बरी तो नहीं होंगे, लेकिन दूसरा बंदा कंट्रोवर्शियल या नैब कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। खैर, मैंने तहमीद इसलिए बांधी क्योंकि ये मेरे सामने डिटेल्ड ऑर्डर है इस वक्त, ये पढ़ के आपके सामने प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये डिटेल्ड ऑर्डर बेल एप्लीकेशन के हवाले से, जो बेल थी शर्जील मेमन साहब की जो रिजेक्ट हुई, जिसके बाद वो अरेस्ट हुए 5.76 बिलियन, पौने 6 अरब रुपए के करप्शन केस में। इस डिटेल ऑर्डर में जो कोर्ट है, मौजूद ऑनरेबल जजेस हैं, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट है, वो ऑब्जर्व करता है कि इट इज ट्रैजिक, rather ironic that the information department is squandering billions of rupees in corruption associated with advertising campaigns on World Water Day, tinted mirrors and pressure horns and cultural festivals। और उसके साथ ये लिखता है जी कि जो पैसा वर्ल्ड वाटर डे या सूबे सिंध में बेसिक फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है डिटेल्ड ऑर्डर में, वो कहते हैं जी कि ये पैसा आपने एडवर्टाइजमेंट की मद में अरबों रुपए घपले में मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया। और बड़ा इंपॉर्टेंट आगे जुमला है, क्योंकि हमने गॉडफादर का जुमला बड़ा सुना है, तो ये आप सुने, क्योंकि इसमें ये भी आगे लिखा है कि दिस केस इज मोर अ केस ऑफ अ joint criminal enterprise whereby every accused played his role to achieve a criminal objective, and all of them knew it could not have been achieved without the active participation of everyone involved. जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज, ये ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं। अब ये शर्जील मेमन साहब का केस है, इसका मैग्नीट्यूड है, और शर्जील मेमन साहब की जो लैंग्वेज सिंध असेंबली में कर रही है, उन्होंने जो तनकीद की है वो भी आपको दिखाना जरूरी है कि वो क्या तनकीद कर रहे हैं नैब के ऊपर, क्योंकि ये सिंध हाई नैब नहीं, फिर बताऊं कि नैब नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज है, और आपने जो पैसा खर्च करना चाहिए था लोगों की फैसिलिटी के लिए, उस पैसे को आपने करप्शन में सर्व कर दिया। लेकिन शर्जील मेमन साहब क्या कहते हैं सिंध असेंबली में, फ्लोर पर किस तरह तनकीद करते हैं, सुने जरा। इस वक्त मुल्क में कितने इंक्वायरीज नैब में चल रही हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, कितने रेफरेंसेस चल रहे हैं, क्या सब में सबके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर हैं? एयरपोर्ट के अंदर जाने से आप रोकते हो, और हमारे लिए एयरपोर्ट के एप्रन पे, रनवे पे वही अलकार पहुंच जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का, जिन पे रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? क्या वही रेफरेंस के बाद इसाक डार साहब मजे के साथ पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पेशियों पे भी नहीं आ रहे, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? जो कोर्ट के अहाते के बाहर चौराया था, वहां पे तो 100 नोटिस भी हुए, लोगों को सजाएं भी मिली। हम कोर्ट के अहाते की सीढ़ियों से हमें अरेस्ट किया जाता है, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती।
ये तो सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजमेंट है जिसमें मैंने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा केसेस बहुत हैं। एक जमीनों का केस है, 11,300 एकड़ की तकरीबन जमीन, आप कहने 12,000 एकड़ की जमीन है जो एक प्राइवेट बिल्डर को आपने जो है इस वक्त अलॉट करी है एज लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मुबैना तौर पर। ये नैब की इन्वेस्टिगेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप सामने इस वक्त देख रहे हैं जो इस वक्त मामला नैब ने कोर्ट में सबमिट किए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ऑटोमेशन सेंटर का है, लेकिन इन तीनों केसेस से भी एक अहम केस है और वो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि जो कंप्लेनेंट है इस केस में उनके साथ क्या रवैया बरता गया था। यानी जो कंप्लेन करके नैब के पास ये तमाम केसेस लेके गए थे वो एक खुद इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थी। मैं तफसीलात में जाऊंगा आगे कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस रहता चलूं। नुसरत सहर अब्बासी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपोजिशन की रहनुमा कलीदी किरदार अदा करती हैं, मुताबिक हैं PMLF की, और बड़ा आपने कल जबरदस्त तकरीर भी करी है सिंध असेंबली में। हमें ज्वाइन कर रही हैं हमें कराची से DSNG पर राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, और जनाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक DG नैब इस्लामाबाद में। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। नुसरत अब्बासी साहब, आपसे पहले पूछूंगा, आपने तो कहा कि आप जो है अगर 6 अरब की करप्शन नहीं की है तो अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें कि आपने लेविश लाइफस्टाइल, मैंने अगर आपकी तकरीर जो सुनी थी तो ये आपने क्यों मुतालबा कर दिया? शर्जील साहब के साथ तो बड़ी इस वक्त बेइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। वो तो इस वक्त ये कह रहे हैं और आप कह रही हैं कि एसेट्स डिक्लेयर कर दें अपने 6 अरब रुपए का, आपने करप्शन अगर नहीं की है तो। नुसरत साहबा। थैंक यू सैफान। बिल्कुल जी, कल ये चीज़ जो असेंबली में हुई आप सबने देखी। एक तो इजलास 3 महीने के बाद बुलाया गया और बुलाने के बाद पहला ही जो तकलीफ थी, वो दुख था, वो इजलास में शर्जील मेमन का ही था। हालांकि सिंध में जैसे सैफान सारे इश्यूज ख़त्म हो गए, सारे मसाइल हल हो गए और यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लगा तो यही हमें कि 3 महीने के बाद जब एक जमहूरी हुकूमत इजलास कॉल करे और उसमें फिर पहला ही जो अहम एजेंडा उनकी नज़र में यही था, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़। और मैं ये भी आपको बता दूं कि तारीख याद लिखेगी ज़रूर कि असेंबली के ऐवान ऐसे मकासद के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं जहाँ पर ऐसी करारदादें आई हैं जिसको लोगों ने हैरत अंगेज़ तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या। कहते हैं कि बहरहाल मेरा मुतालबा भी यही था। तो आप सिंध में आप एक शहरी हैं, आप इस वक्त नुसरत अब्बासी साहबा एक अहम पार्टी के रुकन हैं। आपको लगता है कि बिलखुसूस क्योंकि ये सिंध का कार्ड खेला, क्या मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड की बात जो कह रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये हकीकत है? आपको क्या महसूस क्या हो रहा है एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर? नुसरत अब्बासी साहबा। सैफान, बिल्कुल कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। खामखा का रोना है, खामखा का रोना है। नैब सुन के अब तो पता है सब जो है ना वो फेड अप हो चुके हैं। नैब इतना ही बुरा था ना नैब, तो फिर आपको बड़ा मौका था पिछले 5 सालों में। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि 5 साल हुकूमत की आप लोगों ने, सदर आपका, वजीर आजम आपका, आपने क्यों नहीं नैब खत्म कर दी? अभी चीज एक डिक्टेटर। अच्छा, नुसरत साहिबा की आवाज जो है ना वो हम तक असेंबली के फ्लोर पे तो बड़ी जबरदस्त पहुंच रही थी, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई आवाज में। नुसरत साहिबा आवाज रिकनेक्ट करते हैं, आप बड़ी अहम बात कर रही है। राजा आमिर अब्बास साहब, सर ये नुसरत साहिबा इनकी ऑब्जर्वेशन है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है। हमने इल्जामात बताए और अब तो सिंध हाई कोर्ट का ऑनरेबल डिटेल जजमेंट है, उसके अंदर ये बात जरूर है कि नैब की जो यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात हुई है, लेकिन वो इस क्राइम को जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज कहते हैं। सिंध हाई कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस ऑब्जर्व करते हैं। सर एक बड़ा सिग्निफिकेंट कहते हैं कि आपने पानी का पैसा, वाटर डे का पैसा, कल्चरल फेस्टिवल का पैसा आपने मुबैना तौर पे एम्बेजलमेंट करी, करप्शन करी, तो ये कैसे डबल स्टैंडर्ड के नारे लग रहे हैं इस वक्त जो क्रिटिसिज्म हो रही है? राजा आमिर अब्बास साहब। सुफियान, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक चीज़ ये है समझने की कि जो शर्जील मेमन साहब का केस है वो केस है कि एक जो ट्रांजैक्शन थी, एक जो वो उसका जो उन्होंने दी थी वो एडवर्टाइजमेंट्स और वो जो प्रोसेस था उसमें करप्शन हुई है, उनका एसेट्स का केस नहीं है। और जो इस किस्म के केसेस होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है, कोई ठेका होता है, कोई टेंडर होता है, कोई किकबैक होती है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बंदा दरकार होता है वो उसे अरेस्ट करता है और उससे मजीद तफ्तीश करता है और पूछता है, और दौरान तफ्तीश काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। और जो एसेट्स के केस होते हैं वो इससे काफ़ी सिंपल होते हैं। उसमें जो एक्यूज्ड होता है वो आपको अरेस्ट पर्पस के लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। उसकी वजह यह है कि आपने उसको कहा होता है सिंपली कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, अब आप साबित करना शुरू करें कि आपने कैसे कमाई, कहाँ से पैसा लिया,
क्या आपकी सोर्स थी। तो इस चीज को जरा मद्देनजर रखना होगा कि ये दोनों केसेस एक जैसे नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, अलबत्ता एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जो जी और इसमें एक लाइल्मी के पास लोग बड़ी तनकीद भी कर रहे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं मुंह में बोलने। एग्जैक्टली लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जिसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई शर्जील मेमन साहब ने भी, बल्कि पूरी सिंध असेंबली ने करारदाद पेश की कि ये जो ECL वाला मामला है ना, ये तमाम मुल्जिमान के लिए यकसा होता है, क्योंकि मुल्क से बाहर कोई भी आदमी किसी भी वक्त भाग सकता है। तो ये वो चैप्टर है, ये वो ग्रे एरिया है कि जिस पे चेयरमैन नायब साहब को बड़ी तवज्जो से और गौर व फिक्र से देखना पड़ेगा कि जैसे आप देखिए कि आज डार साहब की थी, वो हाजिर नहीं हुए, अगर वो अगली पे भी नहीं आते और वो मुल्क से वाकई ही भाग जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा कि इस शख्स को किसने मुल्क से बाहर जाने दिया। और क्या ये नैब के रेफरेंस इसलिए फाइल हुए थे कि जब मुल्जिम की मर्जी हो वो आए और जब उसकी मर्जी हो वो देखे कि अब ये केस मेरा बड़ा स्ट्रांग हो गया तो वो मुल्क छोड़ के चला जाए। और उसके पैरेलल आप सिंध में ये करें कि अभी तक आपने कॉल अपॉन नोटिस भी नहीं दिया और आप ECL पे डाल देते हैं। तो इस चीज को चेयरमैन नायब को बड़ी सख्ती से इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपसे भी हमारी आखिरी बार बात हुई थी जब आप प्रोग्राम में थे। ये जो 12,000 एकड़ जमीन का मामला है, 6 अरब रुपए इस वक्त एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फिर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, ये सारे इल्जामात हैं, आगे साबित होने हैं ऑटोमेशन सेंटर वाला। तो राय साहब ये इल्जामात और इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो नाम लेते हैं कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का, वो दोनों तो मेरे इल्म में जहां तक है कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करते। ये जो इल्जामात है 12,000 एकड़, मैं नहीं कहता कि उनका नाम लेकर आप वो कि वो गलत है या सही है, लेकिन राय साहब ये इल्जामात कितने बड़े हैं ये इस वक्त, ये 12,000 एकड़ जमीन और ये 6 अरब रुपए करप्शन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, ये ऐसे इल्जामात हैं क्या कि ये इनका कंपैरिजन बने? देखिए जी सफियान, यही वो इल्जामात हैं जिसकी बुनियाद पर उनके अरेस्ट चेयरमैन नायब ने ज़रूरी समझे कि ये वो इल्ज़ामात हैं कि जो बग़ैर तफ्तीश के बग़ैर इनको अरेस्ट किए नहीं हो सकते, क्योंकि ये फिर जब मुल्ज़िमान मुख्तलिफ चाहे कोई भी हो वो जब अरेस्ट होते हैं तो वो अपने को एक्यूज़ के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि ये जो पैसा था ये यहाँ से फिर किसके पास गया और किस से किस तक पहुँचा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तफ्तीश में कि जी फ्रंट मैन कौन होता है, फ्रंट मैन के बाद असल बेनिफिशरी कौन होता है, और असल बेनिफिशरी तक पहुँचने के लिए आप मुल्ज़िमान को अरेस्ट करते हैं। जहां तक रह गया मरियम सफदर साहिबा का केस या कैप्टन साहब का केस, वो इंटायरली डिफरेंट है। वो तो एक केस है कि जी आप इसकी ओनर हैं या नहीं है, सिर्फ ये डिटरमिन करना है। और कैप्टन सफदर साहब का जी आपने डिक्लेरेशन दी थी या कुछ छोटी वगैरह प्रॉपर्टीज हैं, वो इंटायरली इनसे डिफरेंट है। हाँ अलबत्ता अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन का खुलता है या LNGs के केसेस खुलते हैं तो वो उसी नवीयत के हाई मैग्नीट्यूड के केसेस हैं, जैसा कि ये आपने कहा मेमन साहब का, हमें समझाई तफरीक फर्क भी समझा दिया। मैं इससे पहले मुसद्दिक साहब की तरफ आऊं क्योंकि मैं एक जो उनसे आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी नुसरत साहिबा से। नुसरत साहिबा ये वो जीनत जहां साहिबा को आप कल असेंबली में भी मैं यहाँ से जिक्र हुआ, खुर्रमशेर जमान साहब ने भी किया था जिक्र इनका। ये मैं कह रहा था ना अभी इंट्रो में कि एक खातून है, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थी, इन्होंने कंप्लेन करी थी, इनका ट्रांसफर हो जाता है नुसरत साहिबा, ये इनको, और मैं सुने एक नहीं 2-3 बार ट्रांसफर हो जाता है, फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करके ट्रांसफर रोकता है। जो शर्जील मेमन साहब के खिलाफ कंप्लेन लिखती हैं उन खातून का ट्रांसफर हो जाता है, सखर कर देते हैं, कभी किधर कर देते हैं, कराची से उठा के उन्हें कर देते हैं, और वो भी शायद पब्लिक सर्विस कमीशन के और रूल्स के खिलाफ होता है। ये क्या मामला है नुसरत साहिबा, ये किस संगीनी और किस आयरनी की तरफ निशानदेही हो रही है? ये जो खातून का ऑर्डर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। सैफान आपने बहुत अच्छा किया, आई एम सॉरी मैं भूल गई थी असेंबली में, मैं जरूर नाम लेती इनका, क्योंकि ये मुझसे बहुत अरसे से राब्ते में थी जीनत जहां। इन्होंने बाकायदा मुझे बताया था कि मैडम मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मैंने निशानदेही की थी कि इदारे में करप्शन हो रही है, और जब मेरी निशानदेही पर मैं वो ही गई थी कोर्ट और उन्होंने ये सारे सबूत और सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाई थी। तो अब एक खातून होने के नाते उन्होंने उस पर इतना प्रेशर, उसको डराना धमकाना और रूल्स के खिलाफ, यानी उसमें हमारे जो सर्विसेज रूल्स हैं उसके खिलाफ उसका ट्रांसफर कर दिया सखर। एक तो ये एक हमारे वाले के कानून में कि जहां खातून जॉब कर रही है उसको उसी जहां उसका असल शहर है वहीं उसको अपॉइंटमेंट देनी है, लेकिन उसको बेचारी खातून को उठाकर सखर भेज दिया और फिर उसको धमकियां
अभी कल भी मेरी उससे बात हुई, उसको थ्रेट्स हैं कि अगर तुमने अपना इधर से नाम नहीं हटाया और वापस नहीं लिया तो हम हो सकता है तुम जान से भी चली जाओ, और मुख्तलिफ हवालों से यह हद होती है। चले मैं एक ब्रेक ले लूं साहब, किसी के खिलाफ आवाज आपने अभी डिस्क्लोज कर दिया प्रोग्राम में, बात आते हैं मुसद्दिक अब्बासी साहब से पूछते हैं। नुसरत अब्बासी साहब हमारे साथ है, राजा आमिर अब्बास साहब साथ हैं। ये कहती हैं उनको धमकियां आ रही हैं, इस पर थ्रेट्स मिल रहे हैं जीनत जहां को, जो कंप्लेनेंट है। मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद के मुराद अली शाह साहब हमसे भी नाराज हैं, यानी किससे नाराज हैं, या नैब से नाराज हैं, और क्यों नाराज हैं ये भी बताऊंगा। और शर्जील मेमन साहब के केस से मुतालिक कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल है आपका जो सवाल था और उसका डीजी साहब का जो जवाब था वो दोनों बड़े अप्रोप्रिएट थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन शिप गोज डाउन
कैप्टन गेट्स इट। जो जहाज डूबता है तो कप्तान की ने तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर सूबे में करप्शन है, बदनुमानी है डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो तो चीफ मिनिस्टर है। तो पॉइंटेशन तो कहीं ना कहीं जा सकती है। डायरेक्टर जनरल के जो रिपोर्ट्स थे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट थे कि ऐसे नहीं हो सकता कि जो सूबे का सरबराह है, जो जिम्मेवार है, वो बरियो जिम्मा है, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स में करप्शन भी हो रही है, रेफरेंसेस बन रहे हैं और उसको किसी चीज़ की खबर ही नहीं है, हालांकि ही इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। तो आई थिंक आपका जो सवाल था वो कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं था, बल्कि आपने ये पूछा कि क्या उनके खिलाफ भी केसेस हो सकते हैं। फिशिंग एक्सरसाइज का है ये, तो मछलियां पकड़ने क्या फिशिंग एक्सरसाइज क्यों क्या जा रहा है ये इस एक्सरसाइज को, कि अगर जिया लंजार, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम सवाल जो पूछ, ये फिशिंग एक्सरसाइज है क्या जो सूबे सिंध में हो रही है, ये जो सीएम साहब समझ रहे हैं, ऑनरेबल सीएम सिंध? नहीं, फिशिंग एक्सरसाइज तो नहीं है। अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट से लेके, इनका रेवेन्यू से लेके, इनका फॉरेस्ट से लेके, इनकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से लेके, आप किसी डिपार्टमेंट भी हाथ डालते हैं तो उस डिपार्टमेंट का केस बन जाता है, उसके फंड्स की सारी की जो मिसअप्रोप्रिएशन या एम्बेजलमेंट है। तो इट इज़ नॉट फिशिंग। वो तो फिशिंग इस तरह हो सकती है कि पहले आप बंदे को पकड़ें ऊपर से और फिर चीज़ को नीचे से ले जाएं। केसेस जो बनते हैं नैब के वो बड़े सिस्टमेटिक बनते हैं। कंप्लेंट आती है, वेरिफिकेशन होती है, इंक्वायरी होती है, फिर देखा जाता है किसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके खिलाफ जब बियॉन्ड एनी डाउट एविडेंस आती है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डाल के उसको अरेस्ट किया जाता है या उसे इंटरोगेशन की जाती है। हमारे ये नहीं होता, नैब का सिस्टम नहीं है कि पहले आप बंदे को पकड़े पुलिस की तरह या FIA की तरह और फिर उसकी इंटरोगेशन करें और फिर केस को बनाए। नहीं, सॉरी, इट इज इन अ रिवर्स ऑर्डर। बियॉन्ड इन डाउट जब नैब एस्टेब्लिश कर लेती है किसी केस को तो वो फिर उसको आगे लेके चलती है। फिशिंग ये होती है कि आप बंदे को नॉमिनेट करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर केस को बनाते हैं। नैब का सिस्टम आसान लफ्जों में है, नीचे से केस आसान लफ्जों में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि शर्जील मेमन साहब और मुराद अली शाह साहब का शिकवा ये है कि शरीफ फैमिली के साथ कुछ और मेयार रखा जा रहा है और हमारे साथ कुछ और मेयार रखा जा रहा है। मतलब आसान अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे हैं। ये हो रहा है कि मुसद्दिक अब्बासी साहब और सिंध वर्सेस पंजाब, यानी ये तासुर है ना, ये अब जो दे रहे हैं, देने की कोशिश की जा रही है, कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, क्या तासुर ये सही है? आई थिंक ये तासर बहुत ही गलत है, बिकॉज ये पॉलिटिकल कार्ड्स जो है ना वो अपनी पर्सनल उसके लिए यूज़ नहीं करने चाहिए। ये शख्सियत ओरिएंटेड बातें जब भी आप करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, आप पार्टी पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ये जो शख्सियात पे जब आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। सेक्शन 9 की 12 सब सेक्शन से और हर सेक्शन का केस डिफरेंट बन सकता है, जिस तरह राय साहब ने कहा है, और हर केस की नोयत डिफरेंट होती है। कोई भी दो केस एक जैसे नहीं होते, वरना जजेस की जगह हम कंप्यूटर बैठा रखते हैं, उसमें इनपुट डालें और आउटपुट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हर केस डिफरेंट होता है और राय साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस होता है उसकी सिस्टम्स, इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होती है, जिसमें एक पूरी कॉन्स्पिरेसी होती है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो केस डिफरेंट होता है। उसमें कनेक्टिविटी करनी होती है, मनी ट्रेल को देखना होता है, किसने कितनी बेनिफिट उठाई वो देखना होता है। उन्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। ये कोई भी दो केसेस नैब के अंदर उठा के देख लें, हम एक ही डिपार्टमेंट के दो केसेस कर रहे होते थे, एक बंद हो रहा था, एक बंद हो जाता था, एक चल पड़ता था, बिकॉज कोई भी दो केसेस एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये कह देना कि वो बिल्कुल सिमिलर हैं। हाँ, एक बात जो राय साहब ने कही है, आई विल सेकंड हिम, कि नैब की ECL की पॉलिसी जो है वो एक यूनिवर्सल होनी चाहिए और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसकी जो जनरल पॉलिसी है उसके तहत नैब को ये एक पॉलिसी डेफिनेटली अभी चेयरमैन आए वो लेके चलेंगे कि एक पॉलिसी ऐसी हो जो यूनिफॉर्मिटी हो उसके अंदर डिफरेंस ना हो। बाकी जो अरेस्ट का मामला होता है, अगर आप इस केस को देखें शर्जील मेमन साहब के, तो ऑलरेडी इसी हाई कोर्ट ने इनको बेल दे रखी थी। तो जब नैब गई है विद अ रिक्वेस्ट कि इनकी बेल को कैंसिल किया जाए, तो नैब के कुछ आर्गूमेंट्स और रीजंस थे, उनके अंदर इतना वजन था कि उसी कोर्ट ने दोबारा डिसीजन दिया कि हाँ जी इनकी बेल जो है उसको हम विड्रॉ करते हैं। जब बेल को विड्रॉ किया गया तो यही बात आप सही कह रहे हैं। आर्गुमेंट जो दिए गए हैं इसमें 15% का कमीशन जो है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था डिटेल में, ये 15% का कमीशन देना था, आगे एक्चुअल अमाउंट कुछ मिली नहीं। तो आर्गुमेंट तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, उसी बुनियाद पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है ना इनकी।
उस देखे ना, उसी कोर्ट ने जब इसको रिजेक्ट किया है तो उसके बड़े रीजंस हैं, और कोर्ट को पहले नैब की नहीं कन्विंस कर सकी, लेकिन जब कोर्ट कन्विंस हुई है तो उसने बेल को कैंसिल कर दिया, और जब बेल कैंसिल हुई तो इनके अरेस्ट वारंट मौजूद थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। और इन्वेस्टिगेशन अभी, क्योंकि 2 वजह होती है किसी को अरेस्ट करने की, या तो वो शख्स कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, या 2 या 3 हो सकती हैं, और या वो प्रेशर डाल रहा होता है, या उसको इंटेरोगेट करके पूरे केस को सम अप करके लिंक करना होता है। लेकिन अभी इसमें से कौन सी 3 रीजंस हैं वो नैब को बेस्ट पता होगा। बड़ा एक तशवीशनाक मसला है, और ये यकीनी तौर पर एक इंसानी जान का मसला भी हो सकता है, क्योंकि नुसरत अब्बासी साहिबा ने अभी प्रोग्राम में इनके ये बताया कि उनकी बातचीत भी हुई है, और जीनत जहां जो कंप्लेनेंट है उनका मैंने आपको दिखाया जो ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है ऑनरेबल कोर्ट का, जिसमें उन्होंने उनको जो है उनकी जो तबादला था उसको रोका गया है। तो नुसरत साहिबा बता रही है कि उनको जान का खतरा भी है। नुसरत साहिबा, ये तो बड़ा संगीन मामला इस वक्त है, और अभी मुराद अली शाह साहब का आपने सुना कितने गुस्से में थे वो कि मुझ पर केस बना दे केस, फिशिंग करनी है करें, आप ये क्या कर रहे हैं, फिशिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये सुन के तो अजीब सी हालत हो रही है इस वक्त जीनत, जहां आप कह रही है इनको खतरा है जान की, धमकियां भी आ रही हैं उनको, जिन्होंने शर्जील मेमन साहब के खिलाफ कंप्लेन करी थी लॉन्च। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सैफान, और हम इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में इस चीज़ को उठाएंगे भी इजलास में उनके नाम से कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इस तरह तो फिर कोई भी शख्स किसी के खिलाफ कभी भी ना गवाही दे पाएगा, ना ही वो शख्स किसी की कोई करप्शन हो या कोई ऐसी चीज़ जो है वो कानून के आगे लाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई खड़ा होकर कह रहा है कि भाई ये करप्शन नहीं की है, करप्शन नहीं की है, सैफान मुझे एक बात तो बताएं, 3 खरब की करप्शन ऑडिटर जनरल ने उठाकर हमें दिखा दी कि इस सूबे में 3 खरब से ज्यादा की करप्शन हुई है। सैफान, सवाल ये मैं पूछती हूँ, हर कोई ये कह रहा है मैंने करप्शन नहीं की, मैंने करप्शन नहीं की, तो करप्शन फरिश्तों ने की? कौन से नामालूम अफराद आ गए जिन्होंने आकर करप्शन कर दी, जो ऑडिटर जनरल ने ऑथेंटिकली एक रिपोर्ट बनाकर ऐवान में भिजवा दी कि देखें हर इदारे में इतनी करप्शन हुई है? तो फिर किसकी हुकूमत है 8-9 साल से? इन्हीं की तो हुकूमत है। और दूसरा, फिर बहुत अच्छी बात कि वो शख्स असेंबली में या हर जगह यही चीख चिल्लाना हो रहा है ना कि बड़ी ज्यादती हो गई शर्जील मेमन के साथ, बड़ी भाई ज्यादती उसने खुद की अपने साथ। एक ऑर्डर आ गया है कि भाई बेल रिजेक्ट हो गई, अब जब बेल रिजेक्ट हुई है तो अरेस्ट ही होना है ना भाई, तो अरेस्ट होना है तो सुबह से 6 घंटे उस शख्स ने मीडिया को, पूरी जो फोर्सेस बाहर खड़ी हुई थी उनको, एक शख्स को उसने परेशान किया, उसका भागना दौड़ना, उधर फोन, हर किसी को उसने परेशान। सिर्फ मकसद क्या था? कहीं से कोई फोन आ जाए, यही तो हमारा अलमिया है सैफान, बस फोन आ जाए, कहीं से पर्ची आ जाए, हमारी जान छूट जाए, बड़े लोगों की जान छूट जाए इसी तरह। और जो बेचारे गरीब लोग हैं जो 10,000 5,000 की करप्शन करके बैठे हुए, या किसी ने भैंस चोरी कर दी, बकरी चोरी कर दी, वो 10-10 साल तक इसी तरह रुलता रहेगा जेलों में और थानों में, और उसको इसी तरह कॉलर से घसीट कर लेकर जाया जाता है। इनको नैब के ड्यूअल रवैये पर तो बड़ा एतराज है, और यहाँ अपने इदारों में जो ड्यूअल सिस्टम है इनका दो किस्म का दोहरा मयार है कि एक बड़ा शख्स है, बड़ी सोर्स है उसका बेटा किसी बड़े सियासतदान का बेटा है, तो भाई उसको सोफा भी पेश किया जाएगा, चाय पानी भी पेश किया जाएगी, और हाथ बांध कर कहेगा साईं हमसे गलती हो गई, आप जा सकते हैं। वहीं पे एक गरीब खड़ा होगा और उसको 2 चांटे मार के कहेगा चल अंदर, तेरी औकात ही यही है। तो ये स्टैंडर्ड तो हर इदारे में इन्होंने डाला हुआ है, तो फिर नैब से क्यों कंप्लेन करते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हर इदारे में इस तरह की चीजें खत्म हो और इदारे को बेहतर होना चाहिए, लेकिन आज ये मकसद थोड़ी है कि इदारे को ही आप खत्म कर दे। नुसरत साहिबा, आज उस तनकीद का बड़ा अच्छा जवाब और मौसर जवाब अभी राजा आमिर अब्बास साहब और ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब ने दिया है। बड़ा ये शायद फर्क समझ ही नहीं पा रहा था कोई एसेट बियॉन्ड मींस का केस और पब्लिक ऑफिस होल्ड करके एम्बेजलमेंट का केस, यानी जो केसेस आप एवनफील्ड फ्लैट्स के हैं, जो जिसका बार बार हवाला कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का दे रहे हैं शर्जील मेमन साहब, वो एक मुख्तलिफ नौयत का केस है, उसके बेल और बेलेबल होना और अनबेलेबल होना मुख्तलिफ नौयत है। हाँ, ECL के हवाले से तो ये तो तनकीद ही खत्म हो गई ना, आज ग्राउंड ही हमने एस्टैब्लिश जो है हो रहा था उसको खत्म कर दिया इस तनकीद को, इस जवाब ने। अच्छी बात है, आवाम को ये बात क्लियर हुई, वो आवाम तो ये समझ रही सैफान के बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बता दूं नुसरत साहब, थोड़ी देर पहले कमरुज़्ज़मान कायरा बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी ये कहा है, यही बात दोहरा रहे हैं बार बार कि ये हो गया, उनके साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ ये नहीं हुआ। ये तो आज हमें क्लियर हो गई बात। दूसरी बात देखें ना, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी जैसा इदारा है ना, वो भी इस चीज को नहीं देख रहा कि एक शख्स जब वो MPA बना तो उसने क्या असासे डिक्लेयर किए, और एकदम से वो MPA बन के 3 मिनिस्ट्रियां उसके हाथ में आ जाती हैं, और वो शख्स बिलियन ट्रिलियन 12,000 जमीन, और उसके बाद दुबई फला जगह
इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेस, और भाई मैं दूसरा टेन्योर है, मैं भी एमपी हूँ, मुझे तो वो रास्ते नहीं नजर आ रहे जहां से इतना ह्यूज अमाउंट, और आपका लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज हो जाता है कि पहले आप एक कल्टस में होते हैं, फिर आपके पीछे 8 पिराडो और इतनी बड़ी प्रोटोकॉल की पीछे लाइन है जो आपका प्राइवेट प्रोटोकॉल है, ये कहां से आ जाता है? मैं तो यही तो पूछ रही हूँ, वो कौन सी जादू की छड़ी है? कोई हमें भी तो बता दे कि ये क्या, अगर करप्शन नहीं है, अगर और कुछ नहीं है, आपके पीछे जायदाद भी इतनी नहीं है, क्योंकि अब तो सबने उनका पिछला सारा रिकॉर्ड निकाल के दिखा दिया कि उनके पीछे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं थे, तो फिर पैसे कहां से आए? तो ये सारी चीजें सामने हैं, फिर करप्शन ही हुई ना मेरे भाई, और कहां से पैसा आया? और हम कहते हैं कि हम मजलूम हैं, फिर फूलों की पत्तियां भी बरसाई जाती हैं और उनकी इस तरह खुशामदीद किया जाता है कि जैसे वाकई खुदा ना खाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी नुसरत साहबा ने। मैं एक ब्रेक की तरफ नुसरत साहबा बढ़ते हैं। आपने कहा कि पूरी हर कोशिश करेगी कि जीनत जहां जो कंप्लेनेंट है शर्जील अहमद साहब के खिलाफ, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और जो ऑनरेबल कोर्ट ने तो खैर उनको रिस्टोर भी किया, वरना यहाँ पे तो तबादले 3-4 दफा उनके होने जा रहे थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस और है, और उस केस में क्या है ये भी बताएंगे आपको। राजा आमिर अब्बास साहब, ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब, ऑनरेबल नैब के ऑफिशियल्स हैं साबिक, और बड़ी डिटेल के साथ आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि कैप्टन सफदर का केस क्या है, मरियम नवाज का केस क्या है, और जनाब शर्जील अहमद साहब का केस क्या है। इस ब्रेक के बाद और कुछ बेनकाब होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन मामले पर बात हो रही है, और ये करप्शन केसेस में फ़र्क समझना आज ज़रूरी था कि जो शर्जील मेमन साहब सिंध असेंबली में शोर कर रहे थे, मुराद अली शाह साहब कर रहे थे, वो बुनियादी फ़र्क है केसेस का। ये बड़ा अहम फ़र्क है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी था, जो आज हम समझा रहे हैं कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज पर कौन सा केस था, और ये जो शर्जील मेमन साहब पर केस है ये कौन सा। एक और केस है 11,000 एकड़ ज़मीन का, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसमें एज लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब पर इल्ज़ाम है जी इलीगल एडजस्टमेंट्स, अलॉटमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट लैंड इन फेवर ऑफ अ रियल एस्टेट डेवलपर। मशहूर बिल्डर है एक प्राइवेट, उनके लिए 11,000 एकड़ जमीन, और ये आप देख रहे हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स। मैंने राजा साहब आपसे पूछा था लास्ट टाइम, आपने कहा इसमें तो बड़ा संगीन केस है, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। अभी आपने ज़ीनत जहां साहिबा का सुना, उनको बार बार तबादले, जो कंप्लेन करता है उसकी भी छुट्टी हो जाती है, नौकरी से छुट्टी हो जाती है, जिंदगी को खतरात हो जाते हैं। अब ये जो अगर आगे बोल देते हैं, अगर ये केस है वाकई में सही है और उसमें आगे एलिगेशन से आगे बात बढ़ती है, तो राजा साहब इसमें फिर किसी से खतरा हो जाएगा? देखिए जी, ये खतरात से तो फिर नैब को एक ट्रेनिंग दी होती है, और जो नैब के मुलाजमीन हैं उन्होंने खतरे को तो सामने रखना है। आप अगर नोट करें, जो डीजी नैब लाहौर हैं, जिन्होंने ये केसेस भेजे हैं मियां साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का सिलसिला शुरू हो चुका है मेजर शहजाद सलीम के खिलाफ, और कभी उनकी डिग्री को देखा जा रहा है, कभी उनकी गाड़ी के पीछे लोग आ रहे हैं। तो ये चीज हल मौजूद है। नैब में एक सेक्शन है कि जिसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई हैम्पर करता है तो उसकी 10 साल तक की सजा अलहदा है, और नैब में ये प्रोविजन भी मौजूद है कि अगर उसके विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए वो जिस किस्म की मदद चाहें, जिस भी अदारे से चाहे, उन विटनेसेस को और कंप्लेनेंट्स को प्रोटेक्शन कानूनी तौर पे दी जा सकती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आदमी इससे घबरा जाए, इनके हल मौजूद है। आप एक अथॉरिटी नहीं करती तो आप बी को लिखें, बी नहीं करती तो आप सी को लिखें। ये पूरा इख्तियार चेयरमैन नैब के पास है कि वो जहां से भी मैं रिपीट कर रहा हूं वो मदद लेना चाहें, उनको वो मदद कानून के मुताबिक वो देने के पाबंद हैं। चेयरमैन नैब को खत लिखा जाए कंप्लेनेंट की तरफ से ये मदद हासिल करने के लिए? नहीं, चेयरमैन नैब तो ऑलरेडी केस चला रहे हैं। डीजी मींस चेयरमैन नैब। नैब किसी भी अदारे से, चाहे पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, ये कंप्लेनेंट खतरा है, अगर कंप्लेनेंट को थ्रेट है तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो तफ्तीश कर रहा है उस केस का, उसको लिखे, मुतलका डीजी जो उनसे सिंध हैं उनको लिखे, और वो पाबंद है कानून के तहत उन्हें प्रोटेक्शन देने के। सही। अच्छा, एक और बात मुराद अली शाह साहब की, राजा आमिर अब्बास साहब, जिसमें आपका कमेंट चाह रहा हूं, क्योंकि कल तो बहुत कुछ हुआ ना सिंध असेंबली में। हमने आपको सुना कि वो हमसे नाराज है, सीख पाए हैं, गुस्से में थे, और कह रहे थे कि आपने जो है नाम ले लिया और फिशिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग लीड कर रहा था एंकर। ये कहें और सुने क्या कह रहे थे नैब के बारे में मुराद अली शाह साहब, जरा ये भी सुने, इस पर फिर बात करते हैं। क्यों हमने ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया? मैंने जब ये सुबह आया, बिकॉज दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये जज लिख रहे हैं हाई कोर्ट के, मैं नहीं कह रहा हूं।
They are raising the voice of Sindh and we are declining to do it here, which is very sad. एक सूबाई असेंबली का मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसके मेंबर के साथ नैब दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है। वो बेल रिजेक्ट होने के बाद कोर्ट से भागा नहीं। एक ऑनरेबल मेंबर है इस हाउस के जिनकी बड़ी वीडियोस हैं कोर्ट से भागते हुए। मैं नहीं कहना चाहता जो तजलील सिंध हाई कोर्ट की हुई है कि उनके अहाते के अंदर से एक शख्स को गिरफ्तार किया और बाद में ऑर्डर में दिखाते हैं कि आप सबने नहीं देखा कि सारा इराक से मस्जिद हिजरा से कहीं से गिरफ्तार किया। झूठ। वह सब तजलील ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की खुदा ना खास्ता ये क्या क्या कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब, और क्या ये सही कह रहे हैं ये तमाम बातें ये जो कह रहे हैं? देखिए सुफियान, इसमें एक बात जो इनको नोट करनी चाहिए कि जो चेयरमैन नैब या नैब के खिलाफ कल करारदाद आई है सिंध असेंबली से, ये वही चेयरमैन नैब हैं जो कि अपोजिशन से साईं खुर्शीद शाह ने इनको नॉमिनेट किया है। ये थोड़ा सा रुक जाएं, उनको थोड़ा सा मौका दें कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं। ये तो अपनी ही बात को, अपने ही नॉमिने को विद इन अ मंथ ये निगेट कर रहे हैं। दूसरी बात कि जी अगर कोई ऐसा इनका ग्रीवेंस है कि नैब ने अगर कोई ज्यादती भी की है कि चलें जी उन्होंने अगर कोर्ट से अरेस्ट किया है और शो कर रहे हैं मस्जिद खिजरा से, तो वो ये तमाम चीजें ट्रायल कोर्ट में उनके पास फोरम मौजूद है, ना कि असेंबली के फ्लोर पे आके कहें आप उधर एक दरखास्त दें। बल्कि ये तो उनके फायदे में होगी कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई मेलाफाइडिस करती है तो इससे प्रोसिक्यूशन अपना केस कमजोर करती है। लेकिन ये बातें यहां आके कहने का कोई मकसद नजर नहीं आता। सर तो ये बिला मकसद ये जो बातें हो रही हैं, आप समझते हैं नैब अंडरमाइन होगा इन चीजों से, या फर्क पड़ेगा नैब पर जो शजील मेमन साहब कर रहे हैं? और फिर शजील मेमन साहब के बारे में अभी नुसरत साहब ने कहा कि ये नहीं होगा। एक मुल्जिम असेंबली में इस तरह आके फिर वो जो जिस तरह उनका इस्तकबाल और जो मामलात हुए, ये चाह क्या रहे थे कि कोई इनको कॉल आ जाए, पर्ची आ जाए, कहीं से बच जाए? ये नुसरत साहब ने कहा। आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ हो सकता है जिस उम्मीद से अगर थे इस उम्मीद से कि आए थे यहाँ पे? तो असल में मुझे ये थोड़ा सा वो नजर आ गया कि जेआईटी के सामने जब इसहाक डार साहब पेश हुए थे, वो बाहर निकले थे, तो कुछ इसी किस्म की बातें हो रही थी। और सीएम साहब को भी बड़ा एक कूल आदमी है तो ठंडे तरीके से चलते, लेकिन कल तो इनकी और वो थोड़ी मिली जुली रुझान नजर आ रहा था। तो सर अब ये जो केस हैं, ये सारे जो ये मामलात हैं, ये आप क्योंकि कुछ दिन पहले खबर ये भी थी कि चेयरमैन नैब ने ये केस और डॉक्टर आसिम का केस पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन की जब मीटिंग थी तो वहां बैठ के उन्होंने कंसिडर या फिर इसको रिव्यू भी किया था। तो सर क्या यानी इसमें ये लीनियंसी चाह रहे हैं, आसानी चाह रहे हैं? क्या हो सकती है, मुमकिन है गुंजाइश की, फ्लेक्सिबिलिटी की, जिसके लिए इतना शोर मचाया जा रहा है, करारदादें पास हो रही हैं? देखिए जी, ये फाइल्स कॉल की जाती हैं हेडक्वार्टर में, ये एक वर्ड है डबल एज वेपन। अच्छा। कि इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है कि वहां जब लोग इन फाइल्स को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे जी ये फाइल्स का इस चैप्टर की हद तक तो आप काम कर रहे हैं, ये बाकी चैप्टर्स की हद तक भी जरा हमें अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, इनको वो भी गेयर अप करे। और इसके साथ कनेक्टेड अगर और ऑफेंसेस हैं, अगर और इंक्वायरीज हैं, अगर और इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो वो फिर स्पीड अप करेंगे। क्योंकि नए चेयरमैन नैब ने जो एक मोटो दिया है कि फाइल्स को हमने अलमारियों में बंद नहीं करना, हमने उन्हें अलमारियों से टेबल पे लाना है, उस पर एक डिसीजन देना है, केस बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता तो क्लोज करेंगे। तो अगर कोई केसेस 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से बंद पड़े हुए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि चेयरमैन नायब साहब उस पर आके फौरी तौर पर अमल दरामद करेंगे और वो इस चीज को खत्म करेंगे। आप देखिए कि पंजाब में उन्होंने कि कितने बड़े केसेस खोल दिए, ये कह रहे हैं कि जी सिंध के लिए एहतसाब अलहदा है या पंजाब के लिए। तो ये जो नए चेयरमैन नायब आए हैं, इन्होंने पंजाब में मेट्रो वाला केस खोल दिया, इन्होंने वो परवेज अलाई और उनके भाई का केस खोल दिया, इन्होंने और बहुत सारे केसेस खोल दिए, उदैबिया का भी खुल रहा है। तो ये मेरे ख्याल एक बैलेंस करके चलेंगे। चले, उम्मीद भी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल का उन्होंने नारा लगाया। उन्होंने कहा पहले मैं जब चीफ जस्टिस था तो एक्टिंग चीफ जस्टिस था तो मैंने जस्टिस फॉर ऑल और अब अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, एंड वी आर ऑल होपफुल फॉर दैट। लेकिन नुसरत साहबा, ये जो आप जमीनों वाला मामला है, आपने अभी शजील अहमद साहब की पूरी ट्रेल बताई थी, ये 11,000 एकड़ यानी सुनने में कैसा लगता है नुसरत साहबा? ये नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, सिंध हाईकोर्ट में नैब ने जो आर्गूमेंट दिए हैं कि ये बंदा ये जो है इस वक्त मुबैना तौर पर एज द लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, और इसमें इलीगल एडजस्टमेंट्स, अलॉटमेंट्स, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट लैंड, बिलियंस ऑफ रुपीस लॉस्ट टू द नेशनल एक्सचेकर। नुसरत साहबा, ये हो क्या रहा था सूबे सिंध में और किस तरह हो रहा था ये सब कुछ? देख लीजिए सैफान, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि जब हम सवाल पूछें कि भाई एंटी करप्शन का इदारा यहां पर है, आप कहते हैं कि एंटी करप्शन है, करप्शन के लिए बनाया गया ये इदारा,
तो उस इदारे में जब हम सवाल डालते हैं कि चलें आप पिछले 3-4 साल में एंटी करप्शन के कोई केसेस बता दें, तो एक केस की निशानदेही मिनिस्टर साहब करता है कि 4 सालों में 5 सालों में एक बंदा आया है जिसने करप्शन की। वो खुदारा हद होती है। मैं बार बार तभी तो आपको कह रही हूँ कि जहां पर 900 अरब सैफान 900 अरब से भी ज्यादा का बजट इस गवर्नमेंट ने दिया है, असेंबली से पास कराया है, तो 900 अरब कहाँ गए? आपको कहीं दिख रहे हैं? कराची से कचरा उठ गया, कराची के लोगों को पानी पीने के लिए मिल गया, साफ पानी मिल गया। कराची से निकले पूरे सिंध में आकर देख लें, रोड रास्ते टूटे फूटे हैं, हॉस्पिटल की हालत तबाह बर्बाद, किसान रस्तों पे, डॉक्टर रस्तों पे, टीचर्स रस्तों पे, लेडी हेल्थ वर्कर रस्ते में। मतलब कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें आप कह सकें कि हाँ इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, बड़ा एक दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? कहाँ गए 900 अरब? 90 अरब लाड़काना के लिए हाईकोर्ट सिंध ने कहा कि भाई कहाँ गए, कौन सी डायन खा गई? तो ये सारी चीजें एवं ही तो नहीं है ना, है लोगों की लाइफ स्टाइल, लोगों के एसेट्स में बड़ा ट्रिलियन का इजाफा हो गया है। क्योंकि दूसरे टेन्योर में मैं भी मेंबर रही हूं, मैंने इसी असेंबली में लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज होते हुए देखा है, तो और लोगों ने भी देखा है। तो ये इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा, बस मेरी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देखेगा। इसलिए इन चीजों को अब जब नैब एक चीज दे रहा है और नैब इन चीजों को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई कोई इदारा तो है जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि इन सब लोगों को जिन्होंने हमारे मुल्क का और पाकिस्तान का पैसा लूट कर और बाहर मजे से अय्याशियां कर रहे हैं, और जो बाहर हैं उनको भी बाहर से वापस लाना है। ऐसे नहीं है कि वो जाकर भाग गए। वो एक टप्पी साहब भी थे सैफान, एक टप्पी भी थे यहाँ पर मिनिस्टर थे जिनके बारे में था कि उन्होंने बड़े ठट्ठे में। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को कह रही है आप नैब को लिखें, अगर आपके पास सबूत है नुसरत साहिबा, अगर सबूत है, आप कह रही है शर्जील अहमद साहब जो थे वो एक कल्टस आपने जिक्र किया था, फिर गाड़ियां बड़ी बड़ी घर आ गए, बड़े बड़े कुछ भी नहीं थे पहले, फिर आप भी एमपी हैं, तो आप नैब को लिखें आप भी एमपी हैं, आपकी इतनी सैलरी है और शर्जील अहमद साहब भी एमपी है, उनकी इतनी सैलरी है और इतना फर्क आ गया, किस तरह आया? सैफान, मैं तो कई केसेस में कोर्ट में गई हूँ, कई केसेस में लोगों के खिलाफ कोर्ट में हूँ और बहुत सारे को मैंने उतरवा भी दिया है। इंशाल्लाह ताला ये भी होगा, नैब अपना काम करेगा और इन शख्स। और दूसरी बात एक देखिए सैफान, हैरत की बात नहीं है कि ये वफाक पे और उन लोगों पे चीखो पुकार के उनके साथ इतना अच्छा, और भाई आप भी तो जेल में सहूलत के साथ बड़े मजे के साथ रह रहे हैं। सारे लोग बता रहे हैं कि बड़ा उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, वहां पर 8-9 लोग खिदमत गुजारी कर रहे हैं। अच्छा। वहां पर उनको कमरे के साथ वरांडा मिला हुआ है और हर किस्म की सहूलत है, खाना पीना आ रहा है जबरदस्त किस्म का। ये आपकी हुकूमत है ना, तो फिर कौन से दोहरे मयार की आप बातें करें? क्योंकि जेल का जो आईजी है वो किसने लगाया हुआ है, वो किसका बंदा है? आज तक वो शख्स जूनियर बैठा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे बैठे हैं। एक तो जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरी बात जो एसेट्स में इजाफा हुआ है, बेपना इजाफा हुआ है, उसकी कोई तहकीकात इलेक्शन कमीशन करे, सर नैब टेकअप कर ले। ये तो फिर सबकी गाड़ियां देख ले, 3 साल पहले 5 साल पहले क्या थी, 5 साल बाद क्या थी, शर्जील साहब का घर देख ले या और मामला देख ले। मुसद्दिक साहब, मेरा ख्याल है जब नैब इस केस को आगे लेके जाएगा तो टेक्निकली होता है ऐसे कि जब कहीं पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी आप एस्टैब्लिश करते हैं तो साथ एसेट्स फाइल उस शख्स का लाजमी बनता है, बिकॉज सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने जब रिकवरी करनी होती है तो आपने एसेट्स उसके डेफिनेटली शो करने होते हैं, उसकी बाकायदा लिस्ट बनती है और उसकी जितनी भी प्रोफाइल बनाया जाता है ताकि जब रिकवरी नहीं हो तो इजीली फिर रिकवरी हो जाए। तो आई एम श्योर जो भी एक्यूज होंगे, चाहे वो सिंध के हैं या चाहे फेडरल के हैं, तो उनके पर्सनल जितने भी एसेट्स हैं इनहेरिटेंस से लेके जब वो सर्विस में या जब अफसर एक पोजीशन पे आते हैं तो वो सारे डेफिनेटली एसेट्स बनेंगे, ऑटोमेटिकली बनेंगे, तभी तो रिकवरी हो सकती है। वरना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी या कागजों पे आपने साबित कर दी और एसेट्स आपने ग्राउंड पे डिस्कवर नहीं किए तो आप रिकवरी कैसे करेंगे? तो ये डुअल चल रहा होता है नैब के अंदर सिस्टम जो है। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक अब्बासी साहब आपका, राजा आमिर अब्बास साहब, नुसरत अब्बासी साहब आपने ज्वाइन किया और आज एक बड़ा समझा दिया है। एक फर्क तो केसेस का फर्क आपको समझ में आया कि एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है कैप्टन सफदर मरियम नवाज पे, शर्जील अहमद साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड करके करप्शन मुबैना तौर पर करना और नैब के ये केसेस जमीनों के 12,000 एकड़ और फिर 6 लाख रुपए की करप्शन, तो सर ये बिल्कुल अलग केसेस हैं। ये नैब के ऑफिशियल्स जो साबिक हैं कह रहे बिल्कुल अलग केसेस हैं। ये आप जो ईसीएल वाली बात है वो सही है, बेल वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। जस्टिफाई करें तो सबूत के साथ करें कि आपने करप्शन नहीं की है, ये ना कि हम उसने की मैंने नहीं की है या वो कर रहा है मैंने क्या किया उसके साथ ये क्यों नहीं हो रहा। ये अजीब सी बात है सुनने में। फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा अब तक।